नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का इस खास कार्यक्रम में। श्रोता, आज कोरोना वायरस या कोविड-19 से हम अपरिचित नहीं हैं और पूरे विश्व के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश भी इससे निपटने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम कोविड-19 को लेकर अरुणाचल सरकार किस तरह की तैयारियां, कोशिशें या फिर आगे की क्या रणनीति है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री नरेश कुमार। सर, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो सब जानते हैं कि सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन जो है 3 मई तक जारी कर दिया गया है। तो ये लॉकडाउन सेकेंड फेज जो सर किस प्रकार के होंगे? जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक लॉकडाउन पूरे देश में कर दिया गया था जी। क्योंकि ये 14 अप्रैल में पहला लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने वाला था, तो उससे 3 दिन पूर्व 11 अप्रैल 2020 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने देश के समस्त मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के पश्चात जब सभी राज्यों से उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस किया तो ये चीज़ निकल कर आई कि अभी कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो हिंदुस्तान में पूरे विश्व के मुकाबले अभी बेहतर स्थिति में था। और इसीलिए फिर ये हुआ कि पूरे देश में एक बार फिर से जो हमारा लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाए। तो इसी चीज़ को करते हुए भारत सरकार ने 15 अप्रैल से और 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इस एक्सटेंशन में तो ये 2 मुख्य परिवर्तन हैं। पहला ये परिवर्तन है कि जो 19 और 20 तारीख यानी 19 और 20 अप्रैल की रात तक एक फेज है उसका, और एक 20 अप्रैल से लेके 3 मई तक का दूसरा फेज है। फेज 1 में जो पुरानी जो कंडीशंस थी लॉकडाउन की वो एज इट इज चलेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 20 अप्रैल के पश्चात कुछ हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जिनको के थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। सबसे मुख्य विषय इसमें यह है कि जो रिलैक्सेशन है वो है कि हमारी जो रहने का जो तौर तरीका है अब आने वाले टाइम में वो एक न्यू नॉर्मल आएगा। न्यू नॉर्मल का तहत ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग उसका मैंडेटरी पार्ट है। पब्लिक प्लेस में जब आप जाते हैं तो आप यानी फेस कवर बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो मुख्य विषय है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर में एक जगह पर इकट्ठे ना हो। ये 3 चीज़ें मुख्य प्रिंसिपल हैं जिसके तहत अब न्यू जो नॉर्मल लाइफ है उसको सभी देशवासियों को अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें जो कुछ एरियाज हैं जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, सर्वप्रथम तो ये है कि जो हेल्थ सेक्टर है हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से इससे एग्जेम्पशन किया गया है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा मुख्य विषय है कि पूरा हमारा हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, कंट्री है, और जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ आवर इकोनॉमिक द पीपल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, ये 4 सेक्टर है जिनको कि इस लॉकडाउन के सीमाओं से बाहर रखा गया है। तीसरा जो मुख्य विषय है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फाइनेंशियल सेक्टर का बड़ा अहम रोल रहता है। तो चाहे वो हमारे बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, या जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको इसमें अलाउ किया गया है। एक जो मुख्य विषय है वो है हमारा सोशल सेक्टर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल आर डेली अर्नर और वेज अर्नर्स। और जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि नरेगा जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है देश में, उसको भी इस एग्जेम्पशन में की कैटेगरी में रखा गया है। और जहाँ तक सवाल है पब्लिक यूटिलिटीज़ का, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो वाटर का है, उसको 100% एग्जेम्पशन दी गई है। और एक है क्योंकि देश बहुत बड़ा विशाल है, हमारी जनसंख्या बहुत है, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के मूवमेंट को पहले की तरह जैसा कि पहला जो लॉकडाउन था उसी के तहत 100% रिलैक्सेशन है कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन द एंटायर कंट्री शैल नॉट बी स्टॉप्ड है।
सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ की गई है कि जो दुकानें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको बेचते हैं, उसको इस परमिशन दी गई है कि वो अपना कार्य कर सकें। उसी तरह से जो कॉमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्पेशली जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डेटा सेंटर हैं जो कि सरकार के लिए कार्य करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज है, कोरियर है, होटल्स, लॉजेस जो कि स्ट्रैंडेड पैसेंजर स्टैंडर्ड हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, उनको सर्व कर रहे हैं, उनको भी चलना इस एग्जाम्पशन की कैटेगरी में रखा गया है जी। जहाँ तक सवाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो कि म्यूनिसिपल एरियाज के लिमिट में है और एक जो म्यूनिसिपल एरिया से बाहर हैं। जहाँ तक सवाल म्यूनिसिपल एरिया से बाहर हैं, यानी स्पेशली जो रूरल एरियाज में है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड करी गई है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी परमिट की गई है। और जो अर्बन सेंटर हैं, म्यूनिसिपल एरियाज हैं, जैसे कि ईटानगर, नाहरलगन है, पासीघाट है, वहाँ पर इन सीटू कंस्ट्रक्शन अलाउड किया गया है जहाँ लेबर पहले से ही उपलब्ध थी जी। और वहाँ जहाँ पर आप लेबर को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैनेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को भी परमिट किया गया है। जितने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रोड है, इरिगेशंस के हैं और बिल्डिंग है और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं रूरल एरियाज में, उनको 100% परमिशन दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो ऑफिसेस हैं जो कि लॉकडाउन से रिलेटेड डायरेक्टली कार्य करते हैं, वहाँ तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 100% व्यक्ति कार्य करेंगे, जैसे पुलिस है, फायर है, डिज़ास्टर्स है, सिविल डिफेंस है, और बाकी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो 20 तारीख से अपना कार्य शुरू करेंगे, जहाँ पर कि जो सीनियर ऑफिसर हैं ए और बी कैटेगरी के, वो 100% आए, और बाकी को हमें उम्मीद करते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करीब करीब 1/3 के करीब रोटेशन बेसिस पे द ऑफिस में आना शुरू करें। बट सबसे बड़ा विषय यह है कि पब्लिक प्लेस में लार्ज नंबर ऑफ जो गैदरिंग है वो नहीं होनी चाहिए। और चाहे यदि हम ऑफिसेस की बात करें या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करें या कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वहाँ हम ये उम्मीद करते हैं कि सब व्यक्ति एक तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, दूसरा जैसे फेस को कवर करने के लिए मास्क है उसको यूज़ करें, और जो बेटर हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं कि अपने हाथ को रेगुलरली धोएं साबुन के द्वारा, तो इस तरह की उम्मीदें हम करते हैं। एक जो विषय है जिस पर कि ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे 3 मई 2020 तक के लिए। इसी से कुछ जो लॉकडाउन से संबंधित कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं विच कंसर्न विद द अरुणाचल प्रदेश, उसमें 2-3 विषय हैं जो मैं आप सभी की जानकारी में लाना चाहूँगा। एक जो विषय है कि अरुणाचल के बहुत बच्चे और बहुत नागरिक also वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में कार्य करते हैं या पढ़ते हैं जी। तो अरुणाचल सरकार ने क्या करा कि स्टेट वाइज जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उनको नियुक्त किया गया कि वो उन लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट में आए, और हमने कोशिश ये करा कि उन बच्चों को हम राशन वहाँ पर मुहैया कराया जाए। इसमें 2 चीज़ें सरकार ने करी हैं। एक तो आज सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारे इस तरह के व्यक्ति हैं उनको 3,500 रुपये कैश एक असिस्टेंस दी जाएगी, और जो उनके बैंक अकाउंट हैं यदि या उनके पास में यूटीआई के हिसाब वो अकाउंट हैं तो उसमें वो मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2 चीज़ें हम अपने बच्चों को देते हैं, जो कि एक है स्कॉलरशिप है जी। और एक स्टाइपेंड है। ये करीब करीब दोनों मिला के करीब करीब 40,000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ये भी जो उनको पैसा देना है उसको हम इसी वीक में ट्रांसफ़र कर देंगे जी। आप एक जो बड़ा मुख्य विषय इस पूरे कोविड-19 को जब मैनेजमेंट करने में देखा गया तो ये पाया गया कि अभी हमें बहुत कुछ अपने हेल्थ सेक्टर में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है जी। और उसी कड़ी को चलते हुए सरकार ने कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं।
जिसके तहत आपको जो यानी खुशी होगी कि जैसे ट्रिम्स जो हैं, ट्रिम्स में आईसीयू बना दिया गया है, उसमें वेंटिलेटर एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। इसी तरह से पासीघाट में आईसीयू और पासीघाट हॉस्पिटल में बना दिया है। और सरकार ने कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे कुछ 5 सेंटर हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जिनमें तवांग एक है, जीरो है, आलो है, तेजू है, खोंसा है। वहाँ पर हम अपने इस महीने के अंत तक आईसीयू विद वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे स्थापित की जा सके। जहाँ तक सवाल दवाइयों का है या टेस्टिंग किट्स का है, वो यानी सफिशेंट क्वांटिटी में सभी जगह इंटीरियर में है। एंड एक जो बड़ी अच्छी विषय है वो ये है कि जहाँ तक सवाल बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ का है, जैसे कि राइस है, सॉल्ट है, शुगर है, वो बहुत ही सफिशेंट क्वांटिटी में पूरे अरुणाचल प्रदेश में आज की तारीख में हमारे स्टॉक में है। और वो स्टॉक इतना है कि आराम से 2 से लेकर 3 महीने तक उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। 2 चीज़ें इस कोविड-19 को कंट्रोल करने के तहत अरुणाचल में हमने कोशिश करी है, वो लेकिन छोटे स्केल पे है। एक तो यह है कि हमने होम डिलीवरी जो डे टू डे कंजम्पशन की चीज़ें हैं, स्पेशली जो टाउन एरियाज़ में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और एक हमने टेली मेडिसिन को प्रोत्साहन देने का कोशिश करा है। जैसे सेप्पा में बहुत ही अच्छी तरह से टेली मेडिसिन शुरू हुई है और वहाँ पे करीब करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने इस फैसिलिटीज़ को यूज़ किया है। तो उसी के चलते हुए अब हमने सोचा है कि बाकी सब जिलों में भी टेली मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। एक दो और विषय हैं जो शुरू में प्रॉब्लम थी हमारे साथ में, जैसे कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं, उसमें क्या था कि हमारे यहाँ इस तरह से तैयारी नहीं थी कि जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम थी, तो पीपी नहीं थे हमारे पास में जब ये प्रॉब्लम आई। जो थे वो मुश्किल से 300 से कुछ ज़्यादा थे, और इसी तरह से वेंटिलेटर्स नहीं थे। लेकिन प्रोएक्टिवली एक्शन लेने से और दूसरा भारत सरकार के सपोर्ट से हमें साइजेबल नंबर में पीपी मिले हैं जो यानी अरुणाचल में आ भी गए हैं। वेंटिलेटर्स जो लास्ट रिपोर्ट मेरे पास थी कल की, उसके हिसाब से करीब करीब हमारे पास में 19 वेंटिलेटर्स अरुणाचल में पहुंच चुके हैं, और जिनमें से ज़्यादातर लगा दिए गए हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा हमने अभी वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 60 मोर वेंटिलेटर्स। जी सर, आपने पीपीई पहुंच गए कहा ना सर? पीपी हमारे पास में पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात हमने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि इत्तेफाक से और फॉर्चुनेटली हमारे पास में अपने हेलीकॉप्टर्स भी हैं जी, तो उनको यूज़ करते हुए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमको सप्लाई यानी वहाँ पे पहुँचा दिया गया है। जी, तो हम सर मान सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में पीपीई जो है हम अभी पर्याप्त मात्रा में लेके रख चुके हैं? अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं कि पीपी 2 तरह के हैं, यानी एक पीपी हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होने चाहिए। जी। जब आप ऐसे आदमी को ट्रीट कर रहे हैं कि जिससे आपको लगता है कि वो कोविड का पेशेंट है, तो उसके लिए सफिशेंट क्वांटिटी में सब जगह पहुंचा दिए गए। बट कुछ जगह पर जहाँ पर कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के पीपीई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मान लीजिएगा कि चेक गेट है, तो चेक गेट पर मैं टेम्परेचर मेज़र कर रहा हूँ तो उसमें एक नॉर्मल पीपीई भी सफिशेंट होता है, तो वो भी हमारे पास में आज की तारीख में सफिशेंट क्वांटिटी में है। जी, तो सर आपने अभी बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश से बाहर जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो भी नागरिक फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार मदद दे रही है और स्टूडेंट्स को खास करके उनके स्कॉलरशिप के साथ साथ 3,500 रुपये दे रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ बाहर अरुणाचल के बाहर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है, या हमारे अरुणाचल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेंट हाउस पे फंसे हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके? सभी अरुणाचल के अंदर में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कुछ मदद है क्या? जहाँ तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 चीज़ें हम दे रहे हैं कि एक तो है कि स्कॉलरशिप है जी, और एक है स्टाइपेंड है। और ये करीब करीब 40,000 स्टूडेंट हैं टोटल दोनों कैटेगरी को मिला के, जिनको हम आने वाले
यानी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आने वाले नेक्स्ट वीक तक करीब करीब 50 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें से ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो कि अरुणाचल में ही होंगे। ये 40,000 में से बहुत कम लोग हैं जो कि अरुणाचल से बाहर पढ़ रहे होंगे। जी। ज़्यादातर इन बच्चों को ये जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड है, ये लेटेस्ट बाय मिड ऑफ नेक्स्ट वीक तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो सर जिनके रोजगार नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे युवा है जो यहाँ पे फंस गए हैं, उन लोगों के लिए कुछ मदद दे रही है क्या सरकार? आज की तारीख में सरकार ने एनीबडी जिसको लाइवलीहुड क्राइसिस है, जी। उसके लिए हमने जो सरकार ने, बल्कि इस विषय में तो अरुणाचल सरकार ने भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम आई थी उससे पहले ही जी। हमने उनको यानी रिलीफ एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसमें कि 60 रुपया पर डे पर पर्सन या 45 रुपया पर चाइल्ड पर डे, जी। या तो कैश में या राशन के रूप में ये हमने सरकार ने इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आज की तारीख में करीब करीब 12,000 व्यक्ति ऐसे हैं पूरे अरुणाचल में जिनको के इस स्कीम के तहत यानी सहायता दी जा रही है। और इसमें करीब करीब ये 12,000 व्यक्ति तो वो हैं जो भारत सरकार दे रही है, और बहुत सारी जो सोशल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस जो एनजीओज हैं वो भी, या फिर जो उनके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं, वो करीब करीब 30,000 व्यक्तियों को सहायता दी जा रही है। तो इस तरीके से 42,000 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि आज की तारीख में राशन या कैश के रूप में सहायता दी जा रही है। जी। इसके अलावा अरुणाचल गवर्नमेंट ने जैसे कि किसान सम्मान योजना है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है। उसमें अरुणाचल गवर्नमेंट ने इस साल अपने बजट में सप्लीमेंट करने का एक स्कीम बनाई थी, जिसमें कि 2,000 रुपया यानी अरुणाचल गवर्नमेंट टॉपअप करेगी। उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,000 रुपया जो है वो अरुणाचल गवर्नमेंट ने रिलीज करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जैसे कि उसमें भी सभी लोगों को जिस प्रकार से सहायता देनी थी उसमें भी कार्रवाई शुरू हो गई है। लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। उज्ज्वला स्कीम जो आप एलपीजी है, जिसमें कि पीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन आदमियों को दिया जाता है, तो भारत सरकार 3 महीने तक यानी हर महीने एक गैस सिलेंडर उनको प्रोवाइड करने के लिए 800 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से जो जन धन योजना है जी। उसमें जितने अकाउंट्स हैं उसमें 500 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र कर रही है, उसमें भी यानी अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। जी सर, यह लाइवलीहुड की बात चल रही है तो मैं अभी आपने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है उस पर पूरी छूट है, जो भी गुड्स वहाँ से आते हैं, लेकिन अभी हम जब बाजार जाते हैं तो हमको सामान नहीं मिल पाते। 1-2 दुकानें खुली रहती है, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं कि भीड़ जमा होती है, लेकिन सामान नहीं रहती है। कारण क्या हो सकता है? नहीं, यानी जैसे लॉकडाउन होने से एसेंशियल कमोडिटीज़ तो यानी मूवमेंट्स चल रहा है, लेकिन जो एक नॉर्मल वे में चलना चाहिए था तो उसमें थोड़ा बहुत यानी टेम्परेरी कंस्ट्रेंट्स डेवलप हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल राशन मटेरियल का है वो बाय एंड लार्ज अवेलेबल है, एक्सेप्ट जो प्रॉब्लम हमें भी रियलाइज़ हो रही है वो है कि जैसे सब्जी हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें सप्लाई लाइन थोड़ा सा यानी चोक हो गया है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 कार्य करे हैं। एक तो बंदरदेवा के पास में हमने करीब करीब 1 लाख केजी पटैटो गवर्नमेंट ने खरीद के रखा हुआ है कि जिससे कि यदि मार्केट में पटैटो की कमी होती है तो पटैटो को सप्लाई किया जा सके। दूसरा कि आपको अच्छी तरह से यानी जानकारी होगी कि जो हमारा वेस्टर्न एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, और जो इंक्लूडिंग लोअर सुबनसिरी एरिया, वहाँ पर भी सब्जियों का प्रोडक्शन अब एक अच्छे क्वांटिटी में होने लगा है। जी।
तो जो हमारे रिकॉर्ड बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि स्पेशली जैसे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में आज की तारीख में करीब करीब 2 लाख केजी ग्रीन पीस है। इसी तरह वहाँ जिंजर भी है, टमाटो भी है, पोटैटो भी है। जी तो जो एपीएमसी हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की और जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हमने रिक्वेस्ट भी करी है, डायरेक्शंस भी दिए हैं कि वो फैसिलिटेट करें कि वेजिटेबल जो है वो कैपिटल एरियाज़ में, क्योंकि अब फॉर्चुनेटली यानी सगाली से होते हुए, सेपा होते हुए और हम बॉमडीला तक यानी विद इन अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके चलते हुए यहाँ पर सब्जियों को आने वाले 1-2 दिन में हम लाने की कोशिश करेंगे। जी सर, 20 तारीख के बाद आपने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ों में छूट देने वाले हैं, जैसे आपने होटल वगैरह में भी कहा कि जो जो लोग यहाँ होटलों में फंसे हुए हैं उन लोग के खाने पीने के लिए भी होटल वगैरह खुलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जाने के लिए साधन तो लगेंगे, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई छूट दे रहे हैं? क्योंकि हाल ही में स्टेट ट्रांसपोर्ट को छूट दी थी, उसे तो रद्द कर दी। ये यानी कि पहले तो मैं उसको क्लैरिफाई करूं कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट को जो छूट दी गई थी और बाद में विड्रॉ किया जी क्योंकि 14 तारीख में जो पहला लॉकडाउन था उसका लास्ट डेट था। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने यानी इसको कैबिनेट में डिस्कस किया था कि 14 तारीख के बाद में किस तरह से हमें अपने अरुणाचल स्टेट में किस तरह से कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। तो उसके चलते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चलना चाहिए जी बट क्योंकि ऑफिसेस चलाने की बात थी, क्योंकि यानी सरकारी तंत्र का चलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो ये कहा गया था कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं उनको चलाया जाएगा। लेकिन जब 15 तारीख में यानी कि 14 तारीख समाप्त होने के पश्चात भारत सरकार ने पूरे देश के लिए गाइडलाइंस इशू करी। उस गाइडलाइंस के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 3 चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट था वो एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, इन चारों चीज़ों की मनाही थी। क्योंकि ये सारे के सारा पूरे देश के लिए कॉमन था, तो इसी के चलते हुए आप लोगों को लगा कि वो जो हमने एक परमिशन दी थी कि जो स्पेशल बसें चलाएंगे जिससे कि सरकारी आदमी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अपने ऑफिस से घर आ सकें, वो विड्रॉ किया गया था। तो लेकिन अब हालात ये हैं कि जैसे कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे व्यक्ति मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे जी और ट्रीटमेंट लेने के पश्चात लॉकडाउन की वजह से वो यहीं पर ही उनको रहना पड़ रहा है। तो इसमें जब 20 तारीख में हम फेज़ 2 लॉकडाउन का यानी सेकेंड लॉकडाउन के फेज़ 2 में जब हम जाएंगे तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों को जो कि मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल में आए थे तो उनको अपने वापस डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए एक यानी परमिशन दी जाए। जी तो उसके लिए हमने अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि कितने इस तरह के व्यक्ति थे। जी तो सर, अभी ये तो हो गई हमारे जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह के बारे में। तो हमारे जो अभी ट्रेसिंग और टेस्टिंग है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको हमने पहले किया, तो विद इन हमारे अरुणाचल प्रदेश में हम इस तरह जैसे कि डोर टू डोर या फिर सेक्टर में जाके इस तरह किस प्रकार से हो रही है ये? जैसा कि आपने देखा होगा कि 25 मार्च से हमने लॉकडाउन कर दिया था। जी तो लॉकडाउन करने के पश्चात जिन व्यक्तियों को यानी कोई सिम्टम्स थे या फिर वो ऐसी जगह से आ रहे थे जो कि हॉट एरियाज़ हैं कोविड के, तो हमारा जो नॉर्मल टेस्टिंग है उसके लिए सैंपल इकट्ठा करके हम या तो डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी भेजते हैं। जी तो और आज तक यानी जब से हमने टेस्ट के सैंपल को लेना शुरू करा है, करीब करीब कल तक के जो डेटा हैं करीब करीब अराउंड 327 टेस्ट हमने किए और वो 327 टेस्ट या तो हमने गुवाहाटी भेजे हैं या डिब्रूगढ़ में भेजे हैं। लेकिन अब इसमें हमने 2 कार्य करे हैं। एक तो ये है कि हमने अपनी एक लैब बनाने का कार्य शुरू कर दिया है जी और मेरे को मानना ये है कि नेक्स्ट मंथ तक उसको हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे। दूसरा यह है कि जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे लोग जो अरुणाचल से बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो जब ये लॉकडाउन है जब ये ख़त्म होगा तो नेचुरली जब एयर ट्रैवल और ट्रेन ट्रैवल जब रिस्टोर होगा तो दे विल लाइकली टू कम बैक टू अरुणाचल प्रदेश।
तो इसमें हमने 2 चीज़ें करी हैं। एक तो ये कि उनका जो एंट्री है वो हमने 13 गेट्स पे ही परमिट करेंगे अरुणाचल में एंटर करने के लिए। आज की तारीख में करीब करीब 24 गेट्स हैं, लेकिन जहाँ तक बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको हमने 13 ईयर मार्क्ड एंट्री गेट्स कर दिए हैं। और हर गेट पर सनराइज टू सनसेट उनका मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, और उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाएगा, एक जो सिम्टोमेटिक हैं और एक जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में, तो उनको सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ डेवलप करिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको वहाँ पर ले जाया जाएगा और 14 दिन वहीं पे रखा जाएगा। और यदि उस 14 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, तभी मैं अपने घर जा पाऊंगा। लेकिन इस बीच में हमने क्या करा है कि जो एसिम्टोमेटिक यानी जो बच्चे या व्यक्ति हैं उनको 7 दिन के बाद में, यानी 7 डेज के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट का प्रोविज़न हमने रखा है। यदि 7 दिन के बाद में जब एंटीबॉडी टेस्ट हम जब करेंगे और 7 डेज में कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ और कोई इसमें एंटीबॉडी नहीं भी है, तो उससे फिर क्या है कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना बाकी 7 दिन रहकर फिर अपने घर चला जाएगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी है कि जो जब एंट्री गेट्स पर हमने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया और उसमें पाया कि उसके या तो फीवर है, कफ है, जो सिम्टम्स हैं, तो उनके लिए हमने उन गेट के नज़दीक जो शहर है या टाउन है वहाँ पर सेपरेट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ उनके लिए बनाई हैं कि उनको फिर हम उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में ना ले जाके उनको एक बेटर जहाँ पर के मॉनिटरिंग कर सकें, तो उनको हमने आइसोलेशन वार्ड का नाम दिया है जी। तो हर चेक पॉइंट के पास में, यानी कि जो भी नज़दीक शहर, नज़दीक टाउन है, वहाँ पे बनाया जाएगा और वहाँ पे उनको रखा जाएगा। सिम्टोमेटिक जब आएंगे तो इमीडिएटली आने के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाएगा, और एंटीबॉडी टेस्ट होने के पश्चात यदि वो नेगेटिव है तो उसमें फिर रेगुलर टेस्ट पीसीआर भी किया जाएगा जी। और फिर उनको यानी आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन रखा जाएगा, और जब उनके हालात यानी एकदम ठीक हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर या अपने गांव या अपने शहर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो बच्चे या जो व्यक्ति लॉकडाउन खुलने के पश्चात अपने गांव में, घर में आना चाहेंगे, तो उनको इस तरीके से हम हैंडल करेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज तक अरुणाचल में जो एक केस आया है वो अरुणाचल का नहीं है, वो व्यक्ति क्योंकि दिल्ली से आए थे और निज़ामुद्दीन में जो कॉन्ग्रेशन था वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये विद द ग्रेस ऑफ द गॉड टुडे सिचुएशन इज कि अदर देन दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन नो अदर केस हैज़ बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। तो वी आर वेरी कॉशियस जी। तो सर हमारा तो समय खत्म हो गया है, तो सर आप अपनी तरफ से श्रोता? नहीं, मेरी तरफ से तो सभी से यानी गुजारिश या रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये जो लॉकडाउन है या जो हमने कर रहे हैं वो हम सभी के इंटरेस्ट में है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में फैला है वो हमारे देश में ना आए और अरुणाचल में ना आए। तो उसके लिए जो न्यू नॉर्मल एडहेरेंस का जो नॉर्म है उसको हम अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के और राज्य के हित के लिए इसको अपना धर्म मान के इसको रिलीजियसली फॉलो करें। यही सभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और जहाँ तक सवाल सरकार का है, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इसमें हमारा जो मैनेजमेंट है कोविड को कंटेन करने का, उसको बड़ी सीरियसली, बड़ी एफिशिएंटली, बड़ी इफेक्टिवली करा जाएगा। और सरकार टोटली कमिटेड है कि इसके लिए जिस तरह के भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। धन्यवाद जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल दौर से हम बहुत जल्दी उभर कर निकल जाएंगे, और शुक्र मानते हैं उन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स के जिनकी वजह से अब तक हमारा अरुणाचल प्रदेश एक सुरक्षित राज्य बने हुए हैं। तो श्रोता आज हमारे साथ थे, हमारी जितनी भी जिज्ञासा है, जितनी भी डाउट्स है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी की जानकारी दी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार सर। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।